जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के रूपांतरण ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित 25 प्रश्नों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो हर बार की भांति आपने वीडियो के समाप्त होने से हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। इससे पहले 3 वीडियो हमने डाली, आपने सभी पे रिस्पॉन्स करा, हमें ये पता चला कि जो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन चली हुई है। इसलिए इसी प्रकार से हम आगे भी टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे। तो आज 25 रहने वाला है और आपने स्कोर अपना बताना है कि 25 में से कितना आपका स्कोर बना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये द्रव्यमान क्या होता है, इसे मास कहा जाता है, और वेग क्या होता है, इसे वेलोसिटी कहा जाता है। तो जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है, ये द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh, mv², 2mv² या हाफ mv²। तो जो गतिज ऊर्जा है इसका सूत्र होता है 1/2 यानी हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आ जाएगा? 1/2 mv², जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, या पास्कल होता है? तो जो गतिज ऊर्जा है इसका जो सूत्र होगा, सूत्र नहीं, यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा गया था, तो वो क्या होता है? जूल, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी पिंड का वेग यानी वेलोसिटी 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुना, 4 गुना, आधी, या अपरिवर्तित रहेगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी पिंड यानी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी 2 गुनी कर दी जाए तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे गतिज ऊर्जा को समझना है कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। किसी भी वस्तु या पिंड में, किसी भी वस्तु या पिंड में उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप इसको समझो, उदाहरण से सब समझ आ जाएगा। जैसे बंदूक से निकली गोली, जब आप बंदूक से गोली निकालते हो तो जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो आगे की ओर गति करती है, तो उस जो गोली में है वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो पहला गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ पे आपने ये बताना है कौन सा नहीं है। दूसरा, बहती हुई हवा। जैसे आपने देखा होगा बहती हुई हवा यानी पवन चक्की, ये हमारे पास इस प्रकार से पवन चक्की है। अब ये ऐसे गोल गोल घूमती है, तो जब ये गोल गोल घूमती है तो ऐसे घूमने से इसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है जिसे गति ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी गति ऊर्जा का उदाहरण है। फिर है दौड़ता हुआ धावक। जैसे ये एक धावक है और ये ट्रैक पे दौड़ रहा है, रनिंग पाथ पे ही ऐसे दौड़ रहा है, तो जब ये दौड़ता है तो उसमें गति ऊर्जा पैदा होती है दौड़ने के कारण। तो ये तीनों के तीनों तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के उदाहरण है कौन सा नहीं? टेबल पर रखी हुई किताब। अब जब टेबल के ऊपर किताब रखी जाए तो वो स्थिर अवस्था में होती है ऐसे। अब जब ये स्थिर अवस्था में है तो ये गति नहीं कर रही है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बहते हुए पानी यानी नदी में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है? जैसे ये मान लो यहाँ पे नदी है और नदी में ऐसे पानी बह रहा है। अब जो पानी है वो गति कर रहा है और गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा पैदा हो रही है। तो बहते हुए पानी में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इस चीज का आपने ध्यान देना है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें निहित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? अब अगर किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार के कारण ऊर्जा पैदा हो जाए तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण जो ऊर्जा उसमें पैदा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से समझना है
गतिज ऊर्जा क्या है? वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा पैदा हो। स्थितिज ऊर्जा क्या है? वस्तु में उसकी स्थिति और आकार के कारण जो ऊर्जा पैदा हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। मैंने पीछे आपको बताया स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा पैदा हो जाए तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से समझना है, एक खींची हुई धनुष की डोर, कि जब आप एक धनुष के ऊपर डोर या तीर चढ़ाते हो तो उस समय उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध में रुका हुआ पानी, अब पानी स्थिर है, बांध में रुका हुआ है, इसलिए जो बांध के पानी में है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हो रहा है मेज पर रखी हुई किताब, तो मेज पर जो किताब रखी जाती है वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन जो बहता हुआ पानी है, पानी बह रहा है तो बहने के कारण उसमें गति ऊर्जा पैदा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसलिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ग होगा। नंबर 9, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? तो जो न्यूटन ने है वो गति के 3 नियम दिए थे और तीनों को अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम है, और जिसे दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं और इसे गति का वास्तविक नियम भी कहा जाता है। और जो तीसरे नियम को है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गणितीय सूत्र F बराबर है ma न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो जो बल का सूत्र है वो हमें मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम से। गति का जो दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं? F = ma। अब F क्या है? फोर्स यानी बल, m हो गया मास यानी द्रव्यमान, और a क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो जो बल का सूत्र है वो हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, और बल का सूत्र क्या है? F = ma। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है गति का तीसरा नियम। न्यूटन ने गति का तीसरा नियम दिया था कि अगर आप क्रिया करते हो तो विपरीत जो दिशा है उसमें उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, और रॉकेट जब आप उड़ाते हो वो भी गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास, और वेग यानी वेलोसिटी है, इसका जो गुणनफल है वो p के बराबर होता है। अब यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, और जो v है वो है वेलोसिटी यानी वेग। जब इसका गुणनफल करेंगे तो वो संवेग आता है। संवेग को किससे करते हैं? p से। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये संवेग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है वो जूल होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा या वॉट होगा? तो इसका जो मात्रक होगा वो बी होगा, यानी न्यूटन। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु दोनों एक साथ ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे निर्वात से यानी वैक्यूम से, तो कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी? भारी वस्तु, हल्की वस्तु दोनों एक साथ पहुंचेगी, या उनका आकार निर्भर करेगा? तो आपने ध्यान देना है, जब अलग अलग भार वाली वस्तु, एक भारी और दूसरी हल्की, अंतरिक्ष या वैक्यूम से निर्वात से नीचे छोड़ी जाएगी तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ पहुंचेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट जलाना जो न्यूटन का है वो तीसरा नियम है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि जो रॉकेट है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। बल यानी घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी घर्षण बल है वो वस्तु की गति की दिशा में, जिधर को वस्तु गति कर रही है उधर को काम करेगा, या वस्तु की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा,
या लंबवत काम करेगा या किसी भी दिशा में काम नहीं करेगा। तो जो घर्षण बल है वो हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में काम करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कार्य यानी वर्क का SI मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल। तो जो हमारे पास बल है इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब कोई कुली अपने सिर पर भारी बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कितना होता है? तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर कुली के द्वारा उठाया गया बोझ किसका उदाहरण होता है? धनात्मक कार्य का, ऋणात्मक कार्य का, शून्य कार्य का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना कि जब कुली के द्वारा सिर के ऊपर बोझ उठाया जा रहा है तो वो शून्य कार्य का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कार्य की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है? सदिश राशि यानी वेक्टर, अदिश राशि यानी आपका स्केलर या टेंसर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्य है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है, इसको वैसे तो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पर यहाँ भी मैं आपको बात बता दूं कि सदिश राशि होती है जिसमें हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा प्लस परिमाण। दिशा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसके अंदर दोनों हो वो है सदिश राशि, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ है अदिश राशि। तो कार्य क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि होता है जिसके अंदर दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिकल बल्ब मुख्य रूप से किन दो ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो जो विद्युत बल्ब है ये काम करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत बल्ब है ये काम करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, चुंबकीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना या ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। तो जो डायनेमो काम करता है ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी मुख्य रूप से किसके ऊपर काम करते हैं, यानी किसके ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं? विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक में या चुंबकीय का विद्युत में। तो हमारे जो विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, वो काम करते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की प्रक्रिया पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं ये आपने बताना है। तो ये करते हैं रासायनिक ऊर्जा को बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान देना है। भाप इंजन यानी स्टीम इंजन में कोयले की ऊष्मा ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? भाप इंजन आपने स्टीम इंजन सुना होगा, उसमें कोयले डाले जाते हैं तो वो ऊष्मीय ऊर्जा को बदलता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है? वो बदलता है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आपने ध्यान देना है। यहाँ से आपको जो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, जरूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान आपने रखना है। जो यहाँ पे ऊर्जा के रूपांतरण के लिए हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे डायनेमो हो गया, माइक्रोफोन हो गया और विद्युत सेल हो गया, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा आज का अंतिम प्रश्न? माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी माइक्रोफोन का काम क्या है? तो ध्यान देना, जो माइक्रोफोन है वो करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
यहाँ पे 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस करा। आपने अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।